नमस्कार, मैं हूं मनोज भनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण के मतदान होना है। वोटिंग के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर अब सबकी नजर कल होने वाले चरण पर है। जम्मू कश्मीर में कुल 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25.78 लाख मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन 26 सीटों में चुनाव होने हैं, इनमें से 15 सीटें कश्मीर की हैं, जबकि 11 सीटें जम्मू की हैं। इस फेस में सबसे कड़ा मुकाबला गांदरबल सीट पर होने की उम्मीद है। यहां से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। बड़गांव में भी कड़ा मुकाबला है। इस सीट से भी उमर अब्दुल्ला ने ताल ठोक रखी है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इसके पहले 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव में 61% से अधिक मतदान हुआ। वहीं अब दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। 40 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों की तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही घंटों के बाद मतदान का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर के लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में राजौरी, पुंछ और रियासी में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं और वो बताती हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बेहद सतर्कता अपनानी होगी और उसी के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। इन 26 सीटों पर जो मुख्य मुकाबला होने वाला है, जो बड़े चेहरे हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हैं, जो 2 सीटों पर, जिसमें गांदरबल और बड़गाम जो है वो सीट शामिल है, जहां पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। खासतौर पे इंजीनियर रशीद और जमात के कैंडिडेट आने के बाद कहीं ना कहीं ये मुकाबले और कड़े जो है इन नेताओं के लिए होने वाले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले कुछ एक % चुनाव वोटिंग में भी जीत जाया करते थे। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा सेंट्रल शाल्टेंग से जो है वो चुनाव मैदान में है। उनके लिए आज राहुल गांधी खुद पहुंचे थे और उन्होंने चुनाव प्रचार उनका किया, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी जो है चुनाव मैदान में है, जो नौशहरा, राजौरी जिले की नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां वो पहले भी 2014 में जीत चुके हैं, वहां उनका मुकाबला जो है वो सुरेंद्र चौधरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट है, उनसे होने वाला है। इसी तरह से जावेद राणा, जो पूर्व मंत्री हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुंछ की है वहां से चुनाव मैदान में है। आपको बता दूं कि खासतौर पे एसटी स्टेटस मिलने के बाद राजौरी और पुंछ के इलाकों में माना जा रहा है कि पहाड़ी जो कम्युनिटीज है उनको एसटी स्टेटस मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी उम्मीदें जता रही है। 2 बड़े नेता जो एसटी पहाड़ी का जो कम्युनिटी से थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें द्रहाल से जो कैंडिडेट एक होने वाले हैं जुल्फिकार चौधरी, वो कैंडिडेट हैं बीजेपी के और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि एक जो कैंडिडेट सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से मुश्ताक बुखारी, जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी चुनाव मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। अब देखना होगा ये मुकाबला जो है अब किस ओर जाता है। बनी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि कश्मीर का ये दूसरा चरण आखिर क्या कहता है। आपको बता दें कि 26 सीटों पर मतदान होना है। कश्मीर संभाग की 15 सीटें हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें बताई जा रही हैं। जम्मू संभाग की 11 सीटें बताई जा रही हैं और इन दोनों ही संभाग में अगर देखा जाए तो 239 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला होने वाला है। वो अपनी किस्मत का फैसला करेंगे और 25.78 लाख मतदाता, यानी कि 25,78,000 मतदाता इसमें वोटिंग करेंगे। 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए और 2,445 के आसपास ग्रामीण केंद्र बनाए गए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर खान हैं, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांड्याल नौशहरा से हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक मीर श्रीनगर से और मेहंदी गर्ग डल लेक से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजय के पास चलेंगे। अजय, पहला चरण हो गया है, सफलतापूर्ण रहा और एक अच्छा प्रतिशत भी देखा गया। एक और दूसरा चरण सामने आ रहा है, इस चरण को लेकर क्या कहा जाए?
देखिए मनोज, सबसे बड़ी चीज जो राहत की बात रहती है किसी भी तरह से, चाहे वो सरकार की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए या फिर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, उनके लिए सबसे बड़ी राहत जो है वो ये होती है कि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो और उसके बाद मतदान का जो प्रतिशत है वो ज्यादा हो। और वही दिख भी रहा है। पहले जो फेज था उसमें 61% से ज्यादा पोलिंग हुई और दूसरे फेज के लिए जब चुनाव होने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि ये नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि कश्मीर का जो सेंट्रल कश्मीर का इलाका है, चाहे वो गांदरबल की बात करें, चाहे बडगाम की बात करें या फिर श्रीनगर सिटी की बात करें, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पर इस बार नए रिकॉर्ड बनेंगे। क्योंकि न सिर्फ वो ट्रेडिशनल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस है, पीडीपी है, बल्कि नए जो लोग इस बार विधानसभा के चुनावों में उतरे हैं, इनमें जिनकी तादाद 40% से ज्यादा है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जमात के लोग जो एक अलग लाइन पे चलते थे, जब वो शामिल हो रहे हैं, इंजीनियर रशीद जैसे लोग जो कि एक अलग लाइन पे थे, जब वो मतदान में हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार बम्पर वोटिंग जो है वो कश्मीर में भी होगी और जम्मू का जो राजौरी, पुंछ और रियासी का इलाका है, यहाँ पर भी एक बार फिर से नए रिकॉर्ड बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, दूसरे चरण के चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजौरी, पुंछ, रियासी, ये 3 जगह हैं जहां पर पिछले कुछ समय में बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं। चाहे वो यात्री बस पर हमला हो, जहांगीर में लोगों के घर में घुसकर उनकी हत्याएं हो, एक सैनिक के भाई की हत्या हो, सेना के काफिलों पर, सेना की जो टुकड़ियों पर हमले की बात हो, ये तमाम चीजें हुई है। मगर सुरक्षा बलों ने अगर एक चीज नहीं छोड़ी तो ये इन आतंकियों के मंसूबों को, पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करना है। यही वजह है, आप सोचिए, अभी भी जो जानकारियां हैं, राजौरी, पुंछ, रियासी, इस इलाके में लगभग 30 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। मगर इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि उन पूरे इलाकों में जहां आतंकी जंगलों में हैं, उनकी घेराबंदी की गई है। उन इलाकों से आतंकी अगर बाहर निकलने का प्रयास करें तो उनको मार गिराने की पूरी प्लानिंग की गई है। और उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्यूआरटी के साथ साथ तमाम चीजें हैं। बड़े जो चीजें हैं वो यही है कि राहत लोगों को इस चीज को लेकर कि चुनावों में वो आतंक जो ग्रस्त जम्मू कश्मीर होता था उससे रिलीफ मिला है। और उसके बाद लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जब हम पहले चरण के दौरान कश्मीर में थे, आपने खुद सुना लोगों को, लोग कह रहे हैं कि वो वक्त जो था वो डर का था, खौफ का था, जिस वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। मगर आज जब वो सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। और एक चीज मनोज बड़ी साफ है कि अब 3-5% वोट लेकर कोई भी विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। उसको परिश्रम करना पड़ेगा, वोट बैंक लेना पड़ेगा, अच्छे वोट हासिल करने पड़ेंगे, तभी जीत सुनिश्चित होगी। चाहे वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, अल्ताफ बुखारी हो, कोई भी हो, कोई भी बड़ी शख्सियत हो, लेकिन यहाँ पर पसीना बनाना पड़ेगा। मेहंदी गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, डल लेक से हैं। मेहंदी, आपने सेकंड फेज की इन तस्वीरों को आखिर किस तरीके से अपने जहन में दर्शकों के लिए रखा है? जी देखिए, फिलहाल हम मौजूद हैं डल लेक में और यहाँ पर हम सुबह से मौजूदगी हमारी यहाँ पर है। और जब हमने लोगों से भी बात की तो यहाँ की अगर रुख की बात की जाए तो मतदान को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता यहाँ पर श्रीनगर वासियों में है। और आसपास का इलाका जो डल लेक का है वहाँ पर भी लोग जो है 10 साल बाद मतदान करने के लिए जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता लोगों में है, उत्साह लोगों में है। और काफ़ी जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि देखिए श्रीनगर और कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ पर भारी मात्रा में बाहर से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो जब हमने उनसे भी बातचीत की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पहले के समय में जब वो कश्मीर में आते तो एक डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता था बहुत समय पहले, लेकिन अब जब वो इस समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक सेफ्टी महसूस होती है। रात को लोग जो है वो खुलकर सामने निकल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। और जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे ये अभी डल लेक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी महिलाएं रात को वॉक करती हुई अभी फिलहाल भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो यंग लोग हैं, यूथ है, वो भी यहाँ पर सड़कों पर वॉक करता हुआ रात को दिखाई दे रहा है। 9:30 का समय है। पहले जब हमने लोगों से भी बात की थी तो वो कहते थे कि 8 बजे, यानी कि जब अंधेरा होने लगता था तो जो हालात रहते थे वो ज़्यादा सेफ नहीं होते थे बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब जो सिचुएशंस है, जो हालात है, वो श्रीनगर के और खासकर कि डल लेक के या लाल चौक के आसपास जितने लोग हैं उनका कहना है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के बेसिस पर यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। और कल जिस तरीके से दूसरे चरण की वोट मतदान होने वाला है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट
यहाँ के लोगों में भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे अनुमान भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने जब बातचीत की तो जो उत्सुकता है उसे साफ कहा जा सकता है कि कल दूसरे चरण के लिए भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भारी मात्रा में मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे और महिलाएं भी कल दूसरे चरण में काफ़ी जोर शोर से हिस्सा ले सकती हैं, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके की वोटिंग देखी गई है तो उसके बाद उत्साह देखते हुए, लोगों की बातचीत सुनने के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कल का जो दूसरा फेज होने वाला, चरण होने वाला है, वो भी काफ़ी उत्सुकता भरा हो सकता है। और अगर बात की जाए यहाँ के पोलिंग बूथ्स की, तो जब हमने उनका भी जायजा लिया तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ाई गई है, ताकि कल जो मतदान करने के लोग अपने घरों से बाहर निकले वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सके। और एक पूरा वहाँ पे सीआरपीएफ की जो वैन्स थी वो भी मौजूद थी, पुलिस की तैनाती भी वहाँ पर की गई थी। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से हो रहे हैं। हमने जम्मू की बात की, डल लेक पर मेहंदी ने बताया कि वहाँ का नज़ारा कैसा है और बेफिक्र होकर लोग अब भी वहाँ पर घूम रहे हैं। आशिक मीर के पास चलेंगे जो कि श्रीनगर में मौजूद हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। आशिक, क्या कहेगा ये दूसरा चरण? से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे कल श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल में। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि गांधरबल जैसी हॉट सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि गांधरबल से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और उनका मुकाबला जो है पीडीपी के बशीर मीर से है, जिन्होंने 2014 में काफी कम मार्जिन से जो है वो हारा था। और इस बीच अगर ये भी बताएं कि फरजान बरकती जो कि एक अलगावादी लीडर है, वो भी इस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं और उनकी बेटी जो है कई दिनों से कैंपेनिंग कर रही है, जिनके साथ लोगों की भारी भीड़ जो है जमकर उनके साथ में है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इंजीनियर रशीद जो जेल से पैरोल पर छूटे हैं, वो भी अपने कैंडिडेट शेख आशिक के लिए जो है गांधरबल में कैंपेनिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जो है अब्दुल्ला परिवार के लिए काफी ज्यादा चुनौतियों भरा इलेक्शन होगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब्दुल्ला परिवार के लिए दिन माना जाता है गांधरबल कंस्टिट्यूएंसी। यहाँ पर आज से पहले अगर हम 1977 की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इस कंस्टिट्यूएंसी में जीत दर्ज की। उसके बाद 3 बार फारूक अब्दुल्ला ने जो है इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की और 2008 में उमर अब्दुल्ला ने भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की थी। और जब 2014 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब इस्फाक जब्बार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रहे हैं, उन्होंने भी गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एनसीपी टिकट पर जीत दर्ज की। यानी चुनौतियों बड़ा सफर उमर अब्दुल्ला के लिए रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, जिस हिसाब से हमने पहले चरण के इलेक्शन देखे, किस तरह से 60% से ज्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। और एक्सपेक्ट ये भी लोग कर रहे हैं कि इस बार उससे भी ज्यादा बम्पर वोटिंग जो है श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल के इलाकों में देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर हो या गांधरबल, बडगाम, यानी जितने भी मध्य कश्मीर के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। और लोगों की अगर सुने तो यहाँ पर मुद्दा जो है रोजगार को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने इन दिनों बात भी की। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो और जिस हिसाब से 2019 के बाद यहाँ पर बिल्कुल, वाकई आपने आशिक ठीक कहा कि इस बार विकास को ध्यान में रखकर, एक नई सुबह को ध्यान में रखकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ श्रीनगर से नासिर खान भी जुड़ गए हैं। नासिर, आपके जहन में क्या ही दिखाई दिया? दूसरा चरण का अगर मतदान है तो ये कत्ल की रात भी कहा जाता है, यानी कि हर उम्मीदवार के पास बस आज ही की रात है और वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो या अपने लोगों से संपर्क करना हो, कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखना हो और इसके साथ साथ बूथ मैनेजमेंट हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एक रणनीति होती है कि किसी भी तरह से लोगों को बूथ तक पकड़ कर लाया जाए और मतदान कराया जाए। जी बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बताता चलूं, लगातार हमने श्रीनगर शहर में देखा तमाम तल पार्टियां जो है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या इंजीनियर रशीद की एआईपी की बात करें या स्पेशली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर बात करें, तो उन्होंने एक सर से लेकर पांव तक अपना जोर जो है वो सड़कों पे आजमाया। हमने लगातार कैंपेनिंग रोड शोज देखे। स्पेशली इसमें अगर देखा जाएगा श्रीनगर के साथ साथ जो बडगाम का इलाका है, बडगाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे हमने देखा ज्यादा फोकस जो है वहाँ पे रहा इन लोकल पार्टीज का। चाहे नेशनल का उमर अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला के समर्थन में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अगर रोला है, उन्होंने जो है वोट मांगे उमर अब्दुल्ला के लिए। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक कांटे की टक्कर जो है जो
सरजान बरकती है उसके बीच और उमर अब्दुल्ला के बीच है, क्योंकि हमने देखा लगातार जो सुगरा बरकती है, सरजान बरकती की जो बेटी है, जो अलगाववादी नेता है, जो टेरर फंडिंग केस में 2019 में उनको हिरासत में लिया गया है, तो उसने जो है अपनी कैंपेनिंग वहां पे बढ़ाई और लोग जो है उन्होंने बढ़ चढ़ कर इन रैलीज में हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा बडगाम और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी और गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रॉन्ग जो है कार्डर माना जाता है, लेकिन आज वहां पे चुनौती भर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखने को पड़ा, क्योंकि नेक टू नेक जो है आज कंपटीशन वहां पे बताया जा रहा है। क्योंकि वहां पे अगर देखा जाएगा शिया कम्युनिटी के जो वोट बैंक है वहां पे आगा रोहल्ला का उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आना और सरजार बरकती के लिए वहां के लोकल जो है काफी संख्या में उनके साथ जुड़ गए। हमने ये भी देखा जब लोकसभा चुनाव थे, पार्लियामेंट्री इंतखाबात थे कश्मीर घाटी में, तब हमने देखा बारामूला में इंजीनियर रशीद के बेटे ने जब कैंपेनिंग शुरू की तो लोग जो है सैलाब की तरह उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने भारी मात्रा में जो है उमर अब्दुल्ला को वहां हराया और 30,000 से ज्यादा वोट उनसे ज्यादा लिए। वहीं आज भी लग रहा है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो सर से लेकर पांव तक जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आज लोग जी। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, आज लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो, नए चेहरे सामने हो। लोगों के मुद्दे जो है वो खाली डेवलपमेंट है, पीस है, अमन है और रोजगार है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी जो है 370 को लेकर बात कर रही है, 370 के नाम पे जो है वोट खरीदा जाता है, लेकिन वही लोगों का कहना है लोग 370 की बात नहीं करे। लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में कैसे अमन हो, कैसे शांति लौटाए, कैसे रोजगार यहाँ पे मतलब मिले। इस बार जिस तरीके से जो कुछ ऐसी खबरें निकल कर आती थी जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वो खबरें इस बार दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे का कारण क्या है? नंबर एक। नंबर दूसरी चीज ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है, जो तमाम सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कभी अंदर थे अब वो बाहर हैं, और वो भी छोटी छोटी पार्टियां चुनाव मैदान में, या छोटे छोटे लीडर एक अपनी दम पर, अपनी पार्टी की दम पर जनता के बीच आ रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। आखिर वो क्या कहते हैं, चाहे वो जम्मू का हिस्सा हो या फिर श्रीनगर का हिस्सा हो? अजय, क्या 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 स्थिति नजर आती है उनकी, कितने प्रभावी? देखिए मनोज, एक चीज बड़ी साफ है कि इस बार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो एक बड़ा अलग तरह का रोल निभाने वाले हैं। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। जब यहाँ पर सत्ता में रही पार्टियों को लेकर प्रचार और दुष्प्रचार का सिलसिला चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच ये बात जरूर जाती है कि आखिरकार इन नेताओं ने क्या किया। अगर बीजेपी क्लेम कर रही है कि 10 सालों में जो बदलाव हमने किया है वो बदलाव आपको ग्राउंड पे दिख रहा है, यानी कि उस बदलाव की वजह से जम्मू कश्मीर में शांति है। देखिए, जो मर्जी कहें, मगर आतंक की रास्ते पे चलकर, पत्थरबाजी के रास्ते पे चलकर या अलगाववाद के रास्ते पर चलकर अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को खोया है तो उसे लगता है कि वो गलत हुआ है। बेशक वो कोई भी चीजें हो, उसकी वजह जो भी रही हो, मगर आखिरकार में उसको लगता है कि मेरे घर का चिराग बुझा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो पुराने लोग सत्ता में रहे, जिन्होंने कभी 370 को लेकर, कभी किसी और वजह को लेकर वोट मांगा, जब वो लोग जो है कश्मीर में वापस चुनावों के दौर में दुहाई दे रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे, आप इसलिए वोट कर दीजिए। वो ये कहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में जब पुराना दौर था उसमें हमने बहुत कुछ किया, आप उसे लेकर वोट करिए। तो बुनियादी मुद्दे अब वो नहीं है सियासत में। आप देखें तो उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती कहीं प्रचार करती दिख रही हैं, तो वो बार बार एक ही चीज कह रही हैं कि 370 को लेकर वोट दीजिए। अब 370 से अगर लोगों को वहां पीस नहीं मिला, बंद की कॉल होती थी, वहां पर पत्थरबाजी जारी थी, तो लोगों को 370 का क्या करना है? उनको जो चाहिए बेसिक स्ट्रेटेजी, या ये कहेंगे कि राजनीतिक दल ये कहेंगे कि हम ये चीज करेंगे अगर 5 साल हमारी सरकार रहती है, वो नहीं कहा जा रहा विपक्ष द्वारा। तो ऐसे में अब देखना होगा लोग क्या कहते हैं। लोग अगर किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कहे कि मैं अपने इलाके की डेवलपमेंट को इंश्योर करूंगा, मैं आपके लिए पानी, बिजली, रोड के प्रबंध करूंगा, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रभावी जो है वो साबित होंगे इन चुनावों में, बजाय कि वो लोग जो ये कह रहे होंगे कि हम 370 ले आए। क्योंकि आम लोगों को पूछेंगे तो 370 ने किसी को नौकरी नहीं दी। नौकरी तभी मिली जब उसका बच्चा पढ़ा, वो किसी क्वालिफिकेशन में बेहतर था, जब वहां पर आवेदन दिया, उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई। करप्शन, अगर कोई ये कहेगी मैं करप्शन थी, पैसा चलता था नौकरियों में, इस वजह से नहीं किया, तो मैं मान सकता हूं। मगर सिर्फ इस चीज को लेकर कि 370 वापिस लाएंगे, उस चीज को लेकर कितने वोट मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं अब संदेह है। क्योंकि कश्मीर में हमने देखा, जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कहते थे कि देखिए अमन होना बेहद जरूरी है। मतलब आतंकवाद से लोग दुखी तो थे ही, जब हर हफ्ते में 4 दिन बंद इसलिए रहता हो कि वहां पर सेपरेटिस्ट ने कॉल दी हो,
तो किसको बुरा अच्छा लगेगा जब बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंचे? क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों को पढ़ाई तो चाहिए, बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, कंपटीशन में तभी जा पाएंगे। और जम्मू कश्मीर के युवा जो आज देश के अलग हिस्सों में जाकर नौकरियां कर रही हैं, उनको वो नौकरी उनकी काबिलियत से मिली है, इस चीज से नहीं मिली कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीजें जब बिल्कुल लोगों सही के कहा जहन आपने में अजय। जाएंगी तो देखिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और सबसे बड़ी बात है कि पहला जो लोगों के जहन में आता है वो सिर्फ सबसे पहले आता है कि अमन हो, शांति हो, क्योंकि अगर वो होगा तो बाकी की चीज़ें होंगी। उसके बाद है शिक्षा, कि शिक्षा लगातार मिले, बेहतर मिले और उसमें कोई व्यवधान रुकावट ना हो। और उसके बाद फिर होता है रोज़गार। रोज़गार चाहे वो स्थानीय हो या फिर रोज़गार देश के किसी भी इलाके में। हमने देखा बहुत सारे कश्मीर के लोग हैं जो दूसरे राज्यों में या फिर देश की राजधानी दिल्ली में या एनसीआर में जॉब कर रहे हैं। वो जॉब कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत के बल पर मिली है, उनकी पढ़ाई लिखाई के बल पर मिली है। लेकिन बार बार अगर बंद होता है, बार बार अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसकी स्थिति होती है। मेहंदी हमारे साथ मौजूद है। मेहंदी, आपने तमाम महिलाओं से बात की होगी, कई सारे यूथ से बात की होगी, वो इस चुनाव को क्या मानते हैं? क्या ये चुनाव वाकई पिछले चुनावों से अलग तस्वीर दिखाता है? बिल्कुल, हमने आज पूरा दिन बहुत अलग-अलग लोगों से बातचीत की जो श्रीनगर सिटी के लोग हैं और बहुत अलग-अलग चीज़ें निकल कर सामने आई इन चुनावों को लेकर भी। एक जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, तो एक जगह एक उम्मीद की किरण लोगों में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिला हो। जिस तरीके से अमन और शांति की बात आपने भी की, तो कश्मीर की जनता भी यही मांग कर रही है। आज सुबह से जितनी बातचीत हम कर पाए हैं कि कश्मीर में, श्रीनगर में अमन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबसे पहली। दूसरे नंबर पर यूथ से जब हमने बात की, यहाँ का जो नौजवान है वो एक ही गुहार लगा रहा है कि जिस तरीके से अमन में थोड़ा इजाफा हुआ है, थोड़ी सिचुएशन सुरक्षा के तौर पर बेहतर हुई है, तो ऐसे में रोजगार को लेकर फिलहाल अभी यहाँ पर नौजवान जो है वो आवाज उठा रहा है कि रोजगार थोड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो एक ये सबसे बड़ी बात रोजगार को लेकर नौजवानों के मुंह से सुनाई दी है। साथ ही साथ जो शिक्षा की बात है उसको बढ़ाने की बात भी जो यहाँ की महिलाएं हैं और खासकर नौजवान हैं वो कर रहे हैं। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं खास तौर पर खुलकर सामने आई और उन्होंने खुलकर ये बात कही कि एक समय था जब श्रीनगर में या कश्मीर में वो खुलकर बाहर नहीं घूम पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी 9 साढ़े 9 पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और फिलहाल जब हम आपके साथ जुड़े भी हुए हैं तो यहाँ से काफ़ी महिलाएं वॉक करती हुई रात को यहाँ पर वॉक करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा को लेकर जो सिचुएशंस है, जो हालात है, वो फिलहाल श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और आगे आने वाले समय में रोजगार को लेकर, बेहतर सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ अमन को लेकर यही गुहार और यही उम्मीद लेकर कल जो लोग हैं इस इलाके के वो मतदान करने भी जाएंगे। तो ये मुख्य जो चीज़ें हैं वो आज पूरी बातचीत से निकल कर आई है और कल का मतदान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि श्रीनगर सिटी में भी काफ़ी ऐसी हॉट सीट है जहां पर राजनीतिक तौर पर मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कड़े हैं, लेकिन आम जनता है जो वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ और काफ़ी ज़्यादा अपील्स लेकर इन चुनावों में उतरी है और कल मतदान करने के लिए भी उन्हीं उम्मीदों के साथ पोलिंग बूथ्स पर जाएंगी। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा पिछला चरण जो था जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहीं पर 80% तक पहुंचा और कहीं कहीं पर 45-50 तक भी पहुंचा। लेकिन लोगों के जहन में क्या है? लोग क्या वाकई बदलाव चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें आई हैं वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आई हैं, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया। हमेशा वो या तो सरहद पार की बात करते रहे या ये कहते रहे कि हम मजबूर हैं। अब वो मजबूर किसके आगे ये समझ में नहीं आया। लेकिन इस बीच एक ऐसा कार्यकाल आया जिसमें आप कहें कि सरकार नहीं थी और अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार चली, लेकिन बहुत सी चीज़ें कंट्रोल भी हुई। हो सकता है कि कुछ कमियां हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ शिकायतें भी रही हों, लेकिन लोग कंपैरिजन करते हैं। उनके जहन में क्या दिखाई देता, उनकी सोच क्या कहती है इस चुनाव को लेकर? बात करें घाटी के लोगों की, तो घाटी के लोग आज साफ तौर पर बदलाव चाहते हैं, जो कुछ हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। लोगों के जहन में आज डेवलपमेंट है, आज रोजगार के लिए लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं और पोलिंग बूथ का रुख करते हैं। पहले क्या होता था, तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहती थी और उस वोटिंग परसेंटेज की वजह से कोई भी जो है इन चुनावों में अपनी जीत दर्ज करता था। लेकिन अब जो है, अब उन इलाकों में भी वोट करते हैं जहां पर बाइकआउट रहता था, जहां पर आतंक और अलगाववाद का असर रहता था। हमने कई सारे लोगों से बात की कि आज हमने ऐसे भी वोटर देखे जो
लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं और जिनकी उम्र 50 से पार हो चुकी है। यानी ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ ले जा रही है, क्योंकि हमने देखा 2019 के बाद जब यहाँ पर गवर्नर रूल चला तो उन इलाकों में भी डेवलपमेंट देखी गई, जिन इलाकों में कभी सड़क नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, तो उन इलाकों तक जो है वो स्कीम पहुंचाई गई सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं बदलाव है जो लोगों को आज साफ तौर पर दिख रहा है। आज से पहले की बात करें तो हालात कुछ और थे। जब भी यहाँ पर चुनाव होते थे तो चुनावों में जिस तरह से भगदड़ मचती थी, आतंकवाद का जो डर था वो हमेशा रहता था। आज कश्मीर घाटी की हवाओं में वो खौफ, वो डर, वो दहशत कहीं नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि आज उन इलाकों से भी लोग निकल रहे हैं जहाँ पर बाइकआउट रहता था, जहाँ पर आतंक और अलगाववाद का असर रहता था। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे सहयोगी श्रीनगर से मौजूद है नासिर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो दूर दराज के लोग हैं, जहाँ तक अब तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुँच पाई है, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर जो ज़रूरती चीज़ें हों या सरकार की योजनाएं हैं या सरकार के छोटे छोटे स्टेशन हों, चाहे अच्छे स्कूल हों, अच्छे पंचायत के भवन हों, जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्या वो लोग उम्मीदों की किरण के साथ मतदान कर रहे हैं या फिर तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो उन्हें सहमत बनाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे जो पुराने फैसले हैं, हमारी जो पुरानी बात है जिनमें 370 भी है, 35A भी है, कश्मीरियत की बात बार बार की जा रही है, उनसे वो कन्विंस होते नजर आ रहे हैं? जी देखिए मनोज, जो दूर दराज इलाके हैं कश्मीर घाटी के, चाहे यहाँ फार फ्लंग एरियाज की बात करें, वहाँ पे आज तक जो है बिजली से महरूम रखा गया था। उन इलाकों को, उन पहाड़ियों के जो पहाड़ी में गुजर बकरवा रहते हैं, उनको बिजली से महरूम रखा था, पानी से महरूम रखा गया था। लेकिन उसके बाद जब 2019 में घाटी से 370 हटाया गया, उसके बाद तमाम तर जो स्कीमें हैं, जो योजना है, उन्होंने उनका लाभ उठाया और वो वही लोग जो है खुल के सामने आ रहे, खुल के अपना वोट का जो मतदान वो करे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा पिछले जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने खाली उनको जो है बातों तक महदूद रखा और तमाम तर वादे जो है उनके साथ किए गए। आज भी वोट बटोरने के लिए वहां पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो 370 का नाम ले रही है, सेल्फ रूल का की बात कर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उन लोगों ने भी जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ठुकराया है। वो हमने रिसेंटली हमने वो तस्वीरें जो है अनंतनाग से देखी, जहां 75 साल के बाद उन लोगों ने जो है बिजली की वहां पे राह देखी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा वहां अलगाववाद और आतंकवाद का जो सबसे ज्यादा असर रहता था वो श्रीनगर घाटी के साथ साथ ऐसे दक्षिणी कश्मीर के ऐसे फार फ्लंग एरियाज में जो जंगल के पास जो इलाके हैं उन इलाकों में रहता था। लेकिन आज वो कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा है। वहां पे अगर देखा जाएगा सुबह सवेरे से जितने भी हमने मतदान देखे, स्पेशली हम लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे, जब हम वहाँ उड़ी जो बॉर्डर एरिया माना जाता है, टंगडार की बात की, केरल सेक्टर की बात करें, जहाँ पे वो उनको जो है भगवान के सहारे छोड़ा गया है, लेकिन वहां पे हमने देखा लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशली यंग युवा जो बाहर आए, जिनके हाथ में कल पत्थर होता था, जिनके हाथ में कल ग्रेनेड्स होते थे, जिनके हाथ में कल गन रहता था, लेकिन आज उनके हाथ में पेन है और उनके हाथ में जो है मतदान। और ये अच्छा संकेत है। और अगर चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है तो इसके लिए सुरक्षा बलों को, स्थानीय प्रशासन को और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सभी को इसके लिए बधाई भी देनी चाहिए और उनकी सराहना भी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का।